वो कहाँ गई साक्षी? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। बाहर ही खड़े थे क्या? मैं आपका नाम ले तभी आओ। जस्ट अभी 2 सेकंड पहले आपका नाम लिया। ओके, लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 19th ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 10। दिस इज व्हाट वी नीड टू डन टुडे। तो 5-6 क्वेश्चंस बचते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 में। मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 है ये, है ना? और उसके 18 तक हमने कर लिए थे कल, मतलब लास्ट क्लास में। अभी हमको 19 से देखने हैं क्वेश्चन। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 इज, इफ द लाइंस दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ये वाली लाइन इससे और ये वाली लाइन इससे इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड होने का मतलब उनके बीच का एंगल बराबर है। यानी 3 लाइन्स मान लो, L1 L2 L3। ठीक है, 3 लाइन्स मान लें हम इसको, L1 L1 L2 L3। तो ये दोनों लाइंस उस तीसरी लाइन से इक्वल इंक्लाइंड है। दैट मींस L1 का L3 से जो एंगल बनता है, L2 का भी L3 से वही एंगल बनता है। समझ गए? L1 का L3 से जो एंगल बनता है, L2 का भी L3 से वही एंगल बनता है। समझ आया ना? तो अब आपको बताना है कि वो जो तीसरी लाइन है उसका स्लोप क्या है, मतलब उसमें m की वैल्यू क्या है। उसकी इक्वेशन में m मिसिंग पार्ट है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वैसे तो हमको क्या करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट लगाना है। इन दोनों लाइंस के बीच का, इन दोनों के लाइंस के बीच का, फिर क्या करना है, उन दोनों को इक्वेट कर देना है क्योंकि वो एंगल इक्वल है। बेसिकली तो हमको ये करना है, बट फिर भी इसमें वैसे चाहें तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है फिगर की, बट फिर भी एक बार फिगर बनाने की कोशिश करें भाई ये कैसा फिगर बनेगा, है ना? भाई एक लाइन से 2 लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, कैसा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो कॉमन जो कांस्टेंट लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल बनाया करो हमेशा ना। जैसे ये वाली लाइन है, इससे ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है ना, तो इस वाली लाइन को मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ। तो फिर थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि फिगर कैसा बनता है। हालांकि अगर हम एग्जैक्ट फिगर ना भी बना पाए, हम क्वेश्चन कर रहे हैं हमको, तो अलजेब्रिकली तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो y इक्वल टू mx+4 फिगर बना दूं मैं, एक लाइन बना दूं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx+4। अब इससे एक लाइन कुछ भी एंगल बना रही है लाइक दिस, ऐसे बना रही है। और एक और लाइन है, ये दूसरी वाली, ये दूसरा एंगल बना रही है ऐसे। ठीक है, अब इस ब्लैक और रेड के बीच का जो एंगल है, ठीक है, थीटा, लेट्स से दिस भी थीटा। वैसे तो थीटा 1 थीटा 2 होगा, लेकिन क्योंकि ये इक्वल है तो दोनों थीटा हो जाएगा। बोलो, ब्लैक और रेड के बीच का एंगल थीटा। वैसे तो अलग अलग एंगल होता तो थीटा 1 थीटा 2 लेते, बट क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड है एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज सेम, सो मैं दो क्यों थीटा 1 थीटा 2 लूंगा, मैं दोनों को थीटा लूंगा, थीटा थीटा। डन। अब आप इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल के उन दोनों एंगल्स को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, और फिर कैलकुलेशन पार्ट जो होगा जो होगा। तीनों की इक्वेशंस है हमारे पास, इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन, इसकी। डन। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले लाइन L1, लाइन L1 रेड वाली ले लो। इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, बोलो। y इक्वल्स टू 3x+1। ठीक है, लाइन L2 है ब्लू वाली, इसकी इक्वेशन क्या है, 2y इक्वल्स टू x+3। तो 2y इक्वल्स टू x+3, तो y की फॉर्म में बोलो क्या बनेगी, बनेगी 1/2x+3/2। ये 2 डिवाइड हो जाएगा दोनों से, इससे और इससे, तो 1/2x+3/2। एंड लाइन L3 तो हमारी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है ही, जिससे एंगल बना रहे हैं दोनों लोग। उसकी इक्वेशन न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। लाइन L3 की बोलो क्या गिवन है, y इक्वल्स टू mx+4, y इक्वल्स टू mx+4। डन, यहाँ तो कोई डाउट? अब वैसे भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, वो क्या होती है, y इक्वल टू mx+c, यही तो होती है। तो y इक्वल टू mx+c से अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो इसका 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 तीनों का स्लोप निकल जाएगा। तो इसका स्लोप क्या निकलेगा, यहाँ से अगर ये लाइन L1 है तो इसका स्लोप मैं m1 मान लेता हूँ, क्या निकलेगा, 3। इसका अगर ये लाइन L2 है तो इसका स्लोप मैं m2 मान लेता हूँ, इसका स्लोप क्या निकलेगा, हाफ। और ये इसका स्लोप जो है वो m3 कह लो, लेकिन m3 m ही निकल के आएगा क्योंकि इसका स्लोप m दे रखा है। ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, तो तीनों लाइंस का स्लोप आ गया।
आ गया? क्योंकि अच्छा सर स्लोप क्यों निकाल क्यों रहे हो? स्लोप इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइन स्लोप से ही डिफाइन होता है। टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 होता है नहीं होता है? चलो जी, तो अब पहले तो मैं निकाल रहा हूं, एक एक करके दो पार्ट्स में करेंगे। पहले L1 और L3 के बीच का एंगल निकालूं और फिर दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है ना? ये तो गिवन फैक्ट्स हो गए, फैक्ट्स एंड फिगर्स। आ जाओ। एंगल बिटवीन बिटवीन व्हाट? L1 एंड L3। पहले इसकी बात करते हैं हम, है ना? तो एंगल बिटवीन L1 एंड L3 निकालने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलो? मॉड्यूलस बोलो। M1 माइनस M3 ना लिख के M लिख दूं क्योंकि वो तो M ही है। M1 माइनस, वैसे तो M1 माइनस M3 होना चाहिए था, चलो एक बार फॉर्मूला लिखूं। M1 माइनस M3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1 प्लस M1 M3, यही होगा। चलो जी, दैट इज इक्वल टू, अब M1 और M3 की वैल्यूज है मेरे पास। M1 की वैल्यू क्या है? 3 है, माइनस M3 की वैल्यू क्या है? M। फिर ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस M1 की वैल्यू 3, 3M, 1 प्लस 3M, और इसका मॉड्यूलस भी हो जाएगा। डन, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? फाइन। क्या था ये? 3। ठीक है, मॉड्यूलस। तो ये हो गई मेरी टेन थीटा की वैल्यू, यस और नो? चलो जी, अब दूसरे पार्ट पे आओ। एंगल बिटवीन L2 एंड L3 की बात करें। एंगल बिटवीन L2 एंड L3 की बात करते हैं। तो L2 एंड L3 के बीच में भी फॉर्मूला तो वही लगेगा जो इधर लगा हुआ है। टेन थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस L2, तो M2, L3 यानी M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3, राइट? अब M2 और M3 की वैल्यूज डालो जरा। तो M2 की वैल्यू क्या है? हाफ, माइनस M3 की वैल्यू क्या है? M, और 1 प्लस M2 की वैल्यू क्या है अगेन? हाफ, और M3 की वैल्यू क्या है? M, मॉडुलस टेन थीटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? इसको, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करें तो टू एलसीएम ले लें हम इसमें, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे टू एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा बताओ? टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2M अपॉन 2 तो कट गया मान लो, और इधर 2 प्लस 1 3, नहीं 2 इंटू 1 2 ही रहेगा ना, 2 प्लस M। ठीक है, इसके नीचे का डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे 2 से 2 कट गया एक तरीके से, ठीक है? दोनों का एलसीएम 2 2 ही आएगा, तो ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे दिखाई देगा ये। बोलो कोई डाउट? हाँ, बताओ। अब क्योंकि थीटा सेम है तो टेन थीटा भी सेम होगा। क्योंकि थीटा सेम है तो टेन थीटा भी सेम होगा, और टेन थीटा सेम होगा तो एलएचएस एलएचएस सेम होगा, तो आरएचएस आरएचएस भी सेम होगा। सो लेट्स से दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2, दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के आरएचएस को कंपेयर किया जा सकता है। बोलो, और दोनों के आरएचएस को कंपेयर करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी मिसिंग पार्ट। बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and equation 2 we get, बोलो इसका आरएचएस क्या है बताओ? मॉडुलस, कौन बोलेगा? मॉडुलस ऑफ 3 माइनस M डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3M। इसका आरएचएस क्या है बोलो? मॉडुलस 1 माइनस 2M डिवाइडेड बाय 2 प्लस M। सारी बातें छोड़ो, मॉडुलस का क्या करें, कोई बता सकता है? कोई तो ऐसे भी कह सकता है मॉडुलस से मॉडुलस काट दो, दोनों साइड मॉडुलस है, टेकिंग एंटी मॉडुलस ऑन द बोथ साइड्स, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है एंटी मॉडुलस। हाँ, प्लस और माइनस में दोनों खुलेंगे, ये भी खुलेगा तो वो भी खुलेगा। खुलेगा भाई, एक को खोलोगे तो दूसरा कहेगा भाई मैंने क्या गलती करी है, मुझे भी खोलो दोनों में। तो पहले बाकी सारे काम छोड़ के देखो, 11 12 की मैथ्स आपको बहुत कुछ करना सिखाती है। आप कॉन्सेप्ट तो सीखते ही हो, लेकिन मॉडुलस कैसे खोलते ये सारी चीजें और कहीं नहीं आती। तो एक इक्वेशन में दोनों साइड मॉडुलस है तो वो आगे कैसे कैसे रिएक्ट होगा, तो सुनना ध्यान से, इसको तो छोड़ दो। चलो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, मॉडुलस एक्स बराबर मॉडुलस वाई है, तो इसको भी प्लस माइनस में खोलोगे तो इसकी वैल्यू एक बार एक्स हो सकती है और एक बार माइनस एक्स हो सकती है, इसकी वैल्यू एक बार वाई हो सकती है और एक बार माइनस वाई। अब एक इक्वेशन बनेगी एक्स इक्वल टू वाई, एक इक्वेशन बनेगी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तीसरी इक्वेशन बनेगी माइनस एक्स इक्वल टू वाई, और चौथी और आखिरी इक्वेशन बनेगी माइनस एक्स इक्वल टू
-y, ये 4 इक्वेशंस बनेंगी। कहने के लिए ये 4 केसेस हैं, पर ध्यान से देखो तो 2 ही केसेस हैं, ये और ये केस बराबर है। x इक्वल टू वाई कहूं या -x इक्वल टू -y कहूं, एक ही बात है या नहीं है? और ये दोनों केस भी बराबर हैं। x इक्वल टू -y कहूं या -x इक्वल टू y करूं, माइनस साइन ही तो इधर उधर हो रहा है। तो कहने के लिए 4 इक्वेशंस हैं, बट एक्चुअली 2 ही इक्वेशंस हैं, एक तो x इक्वल टू y और एक x इक्वल टू -y। यस और नो बोलो। तो यानी कि क्या किया उसने, एक मॉडुलस को तो प्लस में खोल दिया, किसी भी एक को, और दूसरे को प्लस माइनस में खोल दिया। एक मॉडुलस को तो प्लस में खोल दिया और दूसरे को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोल दिया। तो ये एक प्रूफ हो गया कि मतलब एक तरीका हो गया कि हमको उधर कैसे इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, आप एलएचएस आरएचएस में से कभी भी अगर ऐसे फंस जाओ कि इधर भी मॉडुलस है इधर भी मॉडुलस है, इक्वेशन है, इक्वल का साइन है बीच में, इक्वेट किया गया है, तो आप दोनों में से एलएचएस में से आरएचएस में से कोई भी एक मॉडुलस को तो प्लस में खोल दो, चाहे एलएचएस चाहे और बचे हुए को दोनों में खोलो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो सबसे ज्यादा सही तरीका यही होगा कि मैं एलएचएस को तो प्लस में खोल देता हूँ, खोल दूं। तो एलएचएस क्या है बताओ, 3 - m डिवाइडेड बाय 1 + 3m। और आरएचएस को दोनों में खोलना है, एक बार प्लस में रहेगा तो पहले प्लस में खोलो, 1 - 2m डिवाइडेड बाय 2 + m। एक और साइन लगाओ बीच में। अब सेकंड केस में इसको अभी अगेन प्लस में, एलएचएस को तो दोनों साइड प्लस में बोलो, और आरएचएस को एक बार प्लस में खोल लिया तो एक बार माइनस, तो माइनस में खोलोगे तो -1 - 2m डिवाइडेड बाय 2 + m। ये चीज समझ में आई क्या? एलएचएस को दोनों, या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो, किसी ने कहा सर मैं तो आरएचएस को प्लस में खोलूंगा, तो फिर आरएचएस को दोनों साइड प्लस में खोल दो, एलएचएस को एक साइड प्लस में और एक साइड माइनस में खोल दो। समझ में आ गई ये सारी बातें? ओके, अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चलो यही कर दो जितना कर सकते हो। सो करो जरा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। ठीक है, 3 × m -m × 2 -m × m, ये एलएचएस पार्ट हो गया, इक्वल टू आरएचएस पार्ट बोलो, 1 1 जा 1 × -2m, 3m 1 जा एंड 3m × -2m -6m²। ये तो एक इक्वेशन बनी, मतलब एक केस है। दूसरे केस पे आओ, 3 × 2 6, 3 × m 3m, 3 × 2 6, 3 × 3m, -m × 2 एंड -m × m। चलो जी, अब ये अंदर माइनस से साइन मल्टीप्लाई होकर उल्टा बन चुका है, अब एक स्टेप बढ़ा देना है ना, -1 - 2m, 2m - 1 बन चुका है। क्या बन चुका है? 2m - 1। तो 1 × 2m होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2m होगा, और 1 × -1 होगा -1। देन 3m × 2m क्या हो जाएगा, 6m² हो जाएगा, और 3m × -1 क्या हो जाएगा, -3m। अब तो नेक्स्ट पेज पे चलना ही पड़ेगा, ये केस है कि ये केस है। चले नेक्स्ट पेज पे। चलो तो इसमें सॉर्ट करके बताओ पहले तो क्या क्या चीजें हैं, कुछ डायरेक्ट कट रहा हो तो काटो। 3m - 2m इसमें भी है, 3m - 2m आरएचएस में भी है। भाई 3m या तो 3m - 2m सॉल्व कर लो पहले m, और m फिर काट दो, नहीं तो 3m से 3m -2m से -2m। इधर देखो ऐसा कुछ है, इधर तो नहीं है, डायरेक्ट कटने वाली चीज तो नहीं है ना, तो इधर तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर इधर क्या बचा, 6 - m², पहले केस में क्या बचा, 6 - m² इक्वल टू आरएचएस में 1 - 6m², 1 - 6m², और लगाओ। अब उधर तो सारा ही सॉल्व करना है, तो पहले एलएचएस टू एलएचएस सॉल्व करो। तो 6 + 3m - 2m क्या होता है, हाँ 6 + m - m², 6 + m - m² इक्वल टू आरएचएस पार्ट बोलो, आरएचएस पार्ट बोलो बोलो, 2m - 3m -m, तो 6m² -m -1, 6m² -m -1। डन। चलो जी, अब इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, आ जाओ। तो इधर क्या करूं मैं, -6m² को उधर ले आऊं, तो +6m² -5m² +5m², और 6 को उधर भेज दूं तो 1 - 6 यानी कि -5। तो m² की वैल्यू बोलो -5/5, दैट मीन्स m² की वैल्यू बोलो -1, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, रिजेक्टेड। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव।
किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या? सो दिस केस इज स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। पहले लग रहा था दो केस ऐसे, दो केस ऐसे, एम की 4 वैल्यूज आएंगी, बट ये तो पूरा केस ही रिजेक्ट हो गया। एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस बना ही नहीं सकती। इसमें से देखने क्या आता है, आ जाओ उधर। तो माइनस एम स्क्वायर को उधर भेज दूं तो 7m स्क्वायर, इधर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो साफ साफ दिख रहा है ना। 7m स्क्वायर, देन प्लस एम को उधर भेज दूं तो -2m, बोलो। और 6 को भी उधर भेज दूं तो -7, और इधर बन गया 0। समझ आया? बोलो। 7m स्क्वायर -2m, सीधा करके लिख दो। तो 7m स्क्वायर -2m -7 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फाइनली आपको। सो बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? m इक्वल टू -b यानी कि -2 प्लस और माइनस b स्क्वायर, तो यानी कि -2 का स्क्वायर, -4ac करना जरा। तो 4 इंटू 7 इंटू सी क्या आ रहा है? -7 होल डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2 इंटू 7। -2 बोलो क्या होता है? +2, प्लस और माइनस करो अंदर, -2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू 7 इंटू -7 करो, प्लस में आएगा पहली चीज तो। 7 7 49 इंटू 4 करो, बोलो। 49 इंटू 4, 4 9 36, हाँ 196, डन। होल डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। 2 प्लस और माइनस √200 हो गया। √200 क्या होता है? 10√2 होता है, डिवाइड बाय 14। 2 से उड़ाओ तीनों, इधर से इधर से इधर से, तो क्या आंसर आएगा? 2 यहाँ से गया तो 1 प्लस और -5 √2 डिवाइड बाय 7, मैच द आंसर। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ m। और दो वैल्यूज आ रही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। डन। 1 प्लस और -5 √2 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है क्या? क्लियर है? चले नेक्स्ट। तो कॉन्सेप्ट वाज वेरी इजी। शुरू क्वेश्चन पढ़ते ही हमको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ये तो हमको शुरू से ही क्लियर हो गया था। बट लगेगा कैसे? ऐसे लगेगा। कैलकुलेशन चीजें हर एक क्वेश्चन में आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपने शायद पहली बार, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हो सकता है स्कूल लेवल पे भी कभी नहीं बताया हो कि मॉडुलस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में नई नई कैलकुलेशन टेक्निक निकल के आती है, इसीलिए हर एक सवाल जरूरी होता है। किसी भी सवाल को हम ऐसे नहीं देख सकते यार एंगल बिटवीन टू लाइन से लग जाएगा। लगा तो सही जरा, फिर देख क्या होता है तेरे साथ। तो हर एक क्वेश्चन में क्या होता है आपको करके देखना होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 आओ। इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट p x, y फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10, शो दैट p मस्ट मूव ऑन ए लाइन। क्वेश्चन समझा दो बस, वही बड़ी चुनौती है मुझे तो। समझा सकते हो? डायरेक्ट मीनिंग होता है एक तो, डायरेक्ट मीनिंग को ट्रांसलेट करके बता दिया। एक होता है भावार्थ। तो भावार्थ की तो बाद में बात करेंगे, डायरेक्ट अर्थ बताओ पहले तो। हम्म। 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 हमेशा 10 रहता है ना? तो शो क्या करना है? तो पी एक लाइन पे मूव करेगा, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स उसने फिक्स नहीं किए हैं। क्या कहा है? x, y। अब जिसके कोऑर्डिनेट से आप x, y कर रहे हो, तो आप खुद कहोगे कि सर वो पॉइंट पी फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, कि कोऑर्डिनेट्स आपने न्यूमेरिक दिए ही नहीं है। तो वो मूव कर सकता है, आज इधर है, कल इधर है, कल आज इधर है, ऐसे मूव कर सकता है। तो कहीं भी मूव करे, लेकिन एक लाइन पे मूव करेगा। एक उसकी जो डायरेक्शन होगी वो मूव करने की, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। वो कर्व में मूव नहीं करेगा, ऐसा नहीं कहीं भी उठ के आ जाएगा। तो दूसरे शब्दों में बात करूं तो P जो पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा शो करके दिखाना है। या फिर तीसरे शब्दों में बात करूं और आसान शब्दों में, तो x, y से एक लीनियर इक्वेशन बन सकती है, ये प्रूव करना है। क्या कहा मैंने? x, y से एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो x, y एक लीनियर इक्वेशन बना सकता है। सर बनी तो ये दो, इसके अलावा तीसरी बना सकता है, वो प्रूव करना है। क्योंकि यहाँ पे x, y तो अलग अलग दो लाइंस की इक्वेशन। समझ आया? इसका डायग्राम सोचो जरा।
इसका डायग्राम सोचो। तो दो लाइन है मेरे पास, एक तो ये है, लेट्स से ये लाइन ऐसे है, डन। और एक ये है, लेट्स से ये लाइन, अब पैरेलल मत बना देना, पैरेलल है भी नहीं, देखो 1/3 और 1/-2 अलग अलग रेशियो है, तो यूनिक सॉल्यूशन वाली लाइन से ही है ना, तो पैरेलल नहीं बना सकते हम, ऐसे बना देते हैं, डन। मतलब कहीं ना कहीं जाके आगे जाके भिड़ेंगी, ये पता है, यूनिक सॉल्यूशन बनाएंगे। अब एक लाइन बनानी, अब एक पॉइंट बनाना है जिससे इसकी परपेंडिकुलर दूरी का सम 10 हो। तो लेट से हाल फिलहाल के लिए वो पॉइंट में पी यहां मार्क कर देता हूं, डन। अब इस पी पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर दूरी ये होगी, होगी, और इसकी ये होगी, होगी, इमेजिन करो, ये इसकी परपेंडिकुलर दूरी, ये इसकी परपेंडिकुलर दूरी होगी। अब ये दूरी और ये दूरी का सम कितना है, 10। बोलो समझ आया? पर सर ये तो एक्स कॉमा वाई है, फिक्स तो है नहीं, कल को कहीं उठ के और भी जा सकता है, जा सकता है। सपोज करो कल ये उठ के यहां आ गया, यहां आ गया। अब परपेंडिकुलर दूरी देखना जरा, ये, और उससे देखना जरा ये, तो अभी भी इन दोनों दूरी का सम 10 है। देखो ये कम थी ये ज्यादा थी, अब ये ज्यादा हो गई ये कम हो गई, हो गई ना। और थोड़ा सा उठ के स्ट्रेट लाइन में चलेगा ये ऐसे, मान लो एक ये यहाँ आ गया। अब देखना, हाँ, अगर इस साइड चले तो, लेकिन अगर उस साइड चले तो बढ़ता जाएगा, नहीं, डिस्टेंस किसका कम होता जाएगा, इन दोनों लाइंस का। मैं इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो पी पॉइंट के इन दोनों लाइंस की दूरियों के सम की बात कर रहा हूं। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी की बात नहीं हो रही है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट की इससे, इस पॉइंट की इससे दूरी के सम की बात हो रही है, हो रही है। अब देखो ये टोटल 10 है, ये पॉइंट मैंने यहाँ रखाया, मान लो ये 6 ये 4, सम 10 आया, उठ के यहाँ लगा दिया, ये हो गई 5.5, ये हो गई 4.5, अभी भी 10 है। बीचों बीच लगा दिया 5 5 10, अभी भी 10 है। यहाँ पे लगा दिया, ये 6 हो गई ये 4 हो गई, अभी भी 10 है। ये और आगे लगा दिया, ये 7 और ये 3, अभी भी 10 है। तो वो जो सम तो कांस्टेंट है ना, तो पहले तो ये यकीन दिलाओ अपने आप को कि ऐसा पॉसिबल है कि सम कांस्टेंट है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी जो हमने फिगर बनाया है उसमें देखो, पहले ये ब्लू से नजदीक था, रेड से पास था, फिर थोड़ा सा रेड से पास हो गया, ब्लू से दूर हो गया, और ज्यादा रेड से पास हो गया, और ये और इससे दूर हो गया ना, बोलो। तो अब मान लो कि ये दूरी और ये दूरी का सम आज भी 10 है। तो अगर मैं इसको एक्स कोमा वाई को एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाऊं, स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाऊं, कहीं पर भी ले जाओ चाहे से, इस स्ट्रेट लाइन में जब तक ये मूव करेगा ना, तब तो ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों का सम 10 है। लेकिन सपोज करो कल को मैं एक्स कोमा वाई को यहां से यहां ले आऊं, फिर यहां ले आऊं, ऐसे कर्व में मूव करवाऊं, अब यहां से मैं दूरियां निकालना चलूं, तो फिर वो दूरी का सम कांस्टेंट 10 नहीं रहेगा ना, बोलो, बोलो। तो ये ऐसे प्रूव करवाना चाह रहा है कि अगर कांस्टेंट डिस्टेंस है, दोनों के सम का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऐसा प्रूव करके दिखाओ। समझ आया? डन, बोलो। थोड़ा सा टेढ़ा तो है क्वेश्चन, बट एक्सरसाइज भी तो मिसलेनियस है, हाँ, टॉपिक भी तो स्ट्रेट लाइन है, क्लास भी तो 11th है, स्ट्रीम भी तो पीसीएम है, सब है ना। तो उसके हिसाब से उसकी डिफिकल्टी लेवल बनती है, सपना भी तो बड़ा है, तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी। चलें आगे। ओके लेट्स से, तो इन दोनों इक्वेशंस की, इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस बताओ क्विक। इसकी इक्वेशन क्या थी, x+y-5 को मैं =5 शॉर्ट में बना देता हूँ, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या है बोलो, 3x-2y =−7, डन। और उसकी तो बनानी है, और बना के ऐसे प्रूव करनी है कि ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गए। मतलब ऐसे मान लो, चलो क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, तीसरी लाइन की इक्वेशन बनानी है, और बना के प्रूव करनी है कि ये लो साहब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। आप कहोगे कि सर स्ट्रेट लाइन है तो बनेगी, नहीं बनेगी ना, स्ट्रेट लाइन तो मैंने बनाई है हमको यही तो प्रूव करना है कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे क्लास 10 में क्वेश्चन आता था इसको रोम्बस प्रूव करो, तो हम बनाते तो रोम्बस थे, लेकिन मानते थोड़ा थे कि वो रोम्बस है, मानते तो कुछ और ही थे। सिमिलरली इसमें बनाई तो मैंने स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मत मानो कि ये स्ट्रेट लाइन है,
प्रूव करो कि ये स्ट्रेट लाइन है। प्रूव तभी हो पाएगी जब इस कर्व की इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन पाएगी, तभी प्रूव होगी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके डन। तो कुल मिला के ग्रीन वाले की इक्वेशन बनानी है, समझ आया? ओके अब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो क्या करूंगा मैं, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम 10 कर दूंगा, यही करूंगा। तो अब बार बार थोड़ा ना अलग अलग निकालेंगे, आप तो किसी भी एक एग्जाम्पल को पकड़ लो, जैसे इसी को पकड़ लो, तो इसको पकड़ लिया तो ये तो हो गई मेरी D1, यहां से लेके यहां तक ये दूरी क्या हो गई D1, और यहां से लेके यहां तक ये दूरी क्या हो गई D2, और D1 प्लस D2 कितना है 10, D1 प्लस D2 कितना है 10, और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फॉर्मूला आता है सबको, आता है ना? ओके लेट्स सी, लाइन L1 आ जाओ, अब अलजेब्रिक जाओ, लाइन L2 बोलो, लाइन L1 बोलो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, लाइन L2 बोलो 3x, अरे एक चीज और देखो, आप तो जाओ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 में नहीं रख सकते इसको हम, क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन में उसको जनरल फॉर्म में रखते हैं, है ना? तो उधर गलती से लिख दिया -5, जैसे ओरिजिनल फॉर्म में वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसे ही रखना पड़ेगा इसको भी, ठीक है? तो इन दोनों लाइंस को जनरल फॉर्म से इक्वेट करो, जनरल फॉर्म क्या होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एक लाइन लिखनी पड़ेगी कंपेयरिंग इट विद देम द जनरल फॉर्म ऑफ ए, द स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ ए द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वी गेट, इधर से भी abc आएगा, इधर से भी abc आएगा, और इधर से भी abc आएगा, आएगा। अब क्योंकि दो लाइंस हैं तो क्या करें, चलो एक बार के लिए तो क्या करें बताओ, दो लाइंस है तो क्या करें, a1 a2 a3, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, बताओ सबकी वैल्यूज, बोलो a1 b1 c1 की वैल्यू बोलो, 1 1 -5 1 1, आप थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर में लिखना इसको, और इसकी वैल्यू बताओ 3 -2 प्लस 7, आ गए? और जो पॉइंट है वो तो x, y है ही सही, निकालें हम डिस्टेंस d1, बोलो, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए। नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस d1, d1 d1 मतलब इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, बोलो याद है फॉर्मूला क्या, ax1, लेकिन क्योंकि लाइन 1 है तो a1x1, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 होल डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर का रूट, डन। थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो, तो a1 b1 c1 की वैल्यूज हैं आपके पास 1 1 -5, तो 1 इंटू x1 मतलब 1 इंटू x1 ऐसे करेंगे, देन दूसरा 1 इंटू y1 ऐसे ही करेंगे, और c1 क्या है -5 डिवाइडेड बाय a1 की वैल्यू अगेन 1 का स्क्वायर, और b1 की वैल्यू अगेन 1 का स्क्वायर, ऊपर मॉडुलस लग ही जाएगा। आगे चलें, तो इट्स लाइक 1 इंटू x1 इज x1, 1 इंटू y1 इज y1 -5 मॉड्यूलस, और नीचे 1 स्क्वायर 2 √2 आ जाएगा, डन। ये तो हो गई मेरी डिस्टेंस d1। अब सिमिलर पैटर्न पे डिस्टेंस d2 विदाउट लुकिंग एट राइटिंग द फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट, आपको तो फॉर्मूला लिखना है नोट्स में, अभी मैं डायरेक्ट लगा दूं डिस्टेंस d2, ऐसी तरीके से फॉर्मूला लगेगा, बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, a2x1 b2y1 c2, फिर उसमें a2 b2 c2 की वैल्यू डाल देंगे, x1 y1 तो सेम है क्योंकि पॉइंट तो सेम है ना। अच्छा x1 y1 भी गलत लिया ना, देखो मतलब चेंज नहीं किया ना, इधर देखो स्क्रीन पे, ये 1 1 तो हट जाएगा ना, क्यों? क्योंकि x1 y1 तो x y है ना, x1 y1 जैसे आपने a1 b1 c1 की वैल्यू रखी तो x1 y1 की भी तो रखोगे, x1 y1 क्या है xy, x1 y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिससे दूरी देख रहे हो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स तो x y है ना, बोलो समझ आया? तो ये x1 भी हट जाएगा। तो अब डिस्टेंस d2 बताओ फटाफट से, बोलो। तो पहले a2 देखो क्या है 3, तो 3 इंटू एक्स यानी 3x, बोलो। फिर b2 क्या है -2, -2 इंटू वाई -2y, फिर c2 क्या है 7 का तो मॉडुलस डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 √13, समझ आया? डिस्टेंस d2 भी आपको ऐसे प्रोसेस से ही निकालनी है, बट मैंने डायरेक्ट निकाल ली, तो दोनों डिस्टेंस आ गई। अब इन दोनों डिस्टेंस का सम रखना है आपको 10, d1 + d2 इक्वल टू 10, यही तो काम करना है, और उसमें से फिर उसके बीच के x और y के बीच का रिलेशन निकालना है,
वो रिलेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहिए, इतना सा प्रूव करना है। समझ आया? ओके चलो, तो लेट्स फाइंड द रिलेशन। तो d1 बराबर d2, नाउ डिस्टेंस d1 नहीं, d1 बराबर d2 नहीं, नाउ डिस्टेंस d1 प्लस d2 इक्वल टू 10, ऐसा गिवन है ना? ये गिवन है कि डिस्टेंस d1 एंड d2 का सम हमेशा क्या होता है, 10 होता है, ये गिवन। बताओ d1 क्या लगाऊंगा मैं, d1 लगा देंगे हम मॉड्यूलस x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाय √2 प्लस d2 क्या लगा दूंगा मैं, मॉड्यूलस 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय √13 इक्वल टू 10। फाइन। एक बार √13 एंड √2 का एलसीएम लेके मैं इसको थोड़ा सा डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट कर दूं, तो एलसीएम जब मैं लूंगा तो √13 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, √2 इससे मल्टीप्लाई होगा, होगा नहीं होगा? तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, √13 मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस x प्लस वाई माइनस 5, यस और नो? और ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस 3x माइनस 2y प्लस 7, और RHS पूरा √26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू √13 √26 होता है, 10 √26 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट? अब डिनोमिनेटर एलिमिनेट कर दिया हमने। अब अगेन मॉडुलस को एक्सप्लोर करना है, कैसे होगा बताओ? वही प्लस माइनस, वही प्लस माइनस। तो देखो अब सिचुएशन चेंज है, अब ऐसे मत सोच लेना पिछली बार थी मॉडुलस x बराबर मॉडुलस y, इस बार सिचुएशन पता है क्या है? इस बार सिचुएशन ये नहीं है, इस बार सिचुएशन है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y बराबर समथिंग कोई 10, इस तरीके से। तो पता है क्या होगा, अब चार इक्वेशन बनेगी, ये प्लस ये माइनस, दोनों प्लस, दोनों प्लस में क्या बनेगी, x प्लस वाई बराबर 10, ये प्लस ये माइनस तो x माइनस वाई बराबर 10, ये माइनस ये प्लस तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 10, और दोनों माइनस तो माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 10। अब इसमें से चार में से कोई भी दो सिचुएशन सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो चारों केसेस होंगे। पिछली बार तो दो केस में कन्वर्ट इसलिए हो गया क्योंकि चार में से दो केस एक चीज बना रहे थे, दो केस एक चीज बना रहे थे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मॉडुलस एक्स बराबर मॉडुलस है। अब इसमें से मैं केवल और केवल पहला केस सॉल्व करूंगा, और हमको भी पहला ही केस सॉल्व करना है। हमको लिखना तो है चार केस बनेंगे, बट हमको फिर फाइनली क्या कर देना है, सिमिलरली तीन केसेस में भी अगर एक केस में लीनियर इक्वेशन बनी तो बाकी तीन केसेस में भी लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। तो पहला केस क्या है, दोनों को प्लस में खोल दो। पहला केस क्या है, दोनों को प्लस में खोल दो, खोल दो उधर में, आ जाओ। तो दोनों को प्लस, हाँ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, √13 मल्टीप्लाइड बाय, प्लस में खोलूंगा तो x प्लस वाई माइनस 5, प्लस इसको भी प्लस में खोलूंगा तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2y प्लस 7, और उधर कौन है 10√20। अब वैसे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगी, बट फॉर्मेलिटी पार्ट है, करना है अपने को। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ बताओ, √13x, एक्स वाली टर्म्स एक साथ भी करनी पड़ेगी ना, √13x आगे प्लस √13y माइनस 5√13, डन। और इधर आ जाओ, प्लस 3√2x प्लस 3√2x, आगे बढ़ो, माइनस 2√2y माइनस 2√2y, आगे बढ़ो, प्लस 7√2 प्लस 7√2 इक्वल टू RHS में 10√26। करो एक्स वाली टर्म साथ में, तो दिस इंटू दिस करना पड़ेगा ना, दिस प्लस दिस, तो क्या बचेगा, √13 प्लस 3√2 टाइम्स एक्स। फाइन। वाई वाली टर्म्स बोलो, बोलो, √13 माइनस 2√2 टाइम्स वाई, और कांस्टेंट टर्म बोलो दिस और दिस, तो ये प्लस वाली पहले ले लो, 7√2 माइनस 5√13। अच्छा उसको भी तो बुलाओ, कांस्टेंट टर्म एक साथ रखनी पड़ेगी ना, 10√26 इक्वल टू 0। सो इजंट इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, है ना इस फॉर्म में? मैं क्लास क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दूंगा कि the given equation is in the general form of the is in the standard general form of the linear equation in two variables x plus by plus c equal to 0 where a b c जो भी निकले आपके, जैसे where a क्या निकला यहाँ से, √13 प्लस 3√2, b क्या निकला बोलो, √13 माइनस
2√2 और सी क्या निकला 7√2 माइनस 5√13 माइनस 10√26। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है जिसमें ए बी सी रियल हो, ये सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो हेंस अब इसमें क्या हो रहा है, एक्स कोमा वाई सेटिस्फाई हो रहा है। देखो इस इक्वेशन में एक्स और वाई रखे हुए हैं, दैट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, रखे हुए हैं, दैट मीन कोई भी चीज रखी होती है तो क्या माना जाता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूंगा, हेयर एक्स कोमा वाई सेटिस्फाइज द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देयरफॉर p therefore p x comma y lies on a straight line, lies or moves in a straight line, proved। फिर एक लाइन वो भी लिखनी है जो मैंने बताया था पहले, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव। ये तो केस 1 था ना, कहाँ से केस 1 शुरू हुआ, ये यहाँ से केस 1 शुरू हो गया जब अपने मॉडुलस को दोनों को प्लस में खोला। केस 2 क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस में, इस तरीके से। तो एक बार के लिए आपको खोल के तो सबको बताना है ना, इसके बाद आपको 4 केस बनाने। केस 1 ये लिख दिया, फिर केस 2 नीचे, उसमें ये प्लस में ये माइनस में, केस 3 नीचे, ये माइनस में ये प्लस में, केस 4 ये माइनस माइनस। 4 केस लिखने तो हैं एक बार के लिए, फिर उसमें से केस 1 उठा के और उसको ये सॉल्व कर देना है। और फिर बाकियों के नीचे एक लाइन क्या लिखनी है, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट it can be proved in the remaining 3 cases, can be proved in the remaining 3 cases। समझ आया, समझ आया। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा प्रेजेंटेशन करने का। तो वैसे तो देखा जाए तो बेकार फालतू सा क्वेश्चन है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बननी नहीं है, सब प्रूव करना है, हमने प्रूव कर दिया। समझ आया, कर दूं उसको डिलीट। ओके, कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ मतलब प्लेन मिरर में इमेज बनेगी, एक तो आपने पॉइंट से एक इक्वेशन निकाली थी, आपने स्लोप वाला कॉन्सेप्ट -1 से क्रिएट कर दिया। मतलब जरूरी थोड़ी मिरर इमेज में देखो मेरी बात सुनो, साइंटिफिक तरीके से तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल तरीके में जब अपन 2D प्लेन पे इमेज की बात करते हैं, 2D प्लेन पे, एक 2D प्लेन पे जब अपन इमेज की बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, तो वो इमेज ऐसे है तो ऐसे बनेगी। 2D प्लेन में हम हमेशा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रेफरेंस में बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रेफरेंस से सपोज करो ये 2D प्लेन, इसको डिलीट कर दूं, सपोज दैट इट इज ए 2D प्लेन, राइट। तो अगर मेरा पॉइंट जहां आपकी मर्जी लगाओ, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ लगाया, तो अब अगर मैं वाई एक्सिस को मिरर मानूं तो उसकी इमेज वाई एक्सिस से इधर जितनी दूर है उधर ही उतनी दूर बनेगी। और अगर एक्स एक्सिस को मिरर मानूं तो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट जितना दूर है उतना ही दूर माना जाएगा। हाँ नहीं सर, दूर तो मतलब अगर ऐसे बनाओगे तो मिरर की ऐसे नहीं जाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर ही बनेगी। क्योंकि बिकॉज ए पॉइंट और एक लाइन के बीच में जब जब मैथ्स के अंदर कुछ बात नहीं की जाए तो परपेंडिकुलर दूरी है, परपेंडिकुलरली ही मूव करने की बात करी जाती है। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन दिया हुआ होता है कि परपेंडिकुलर निकालो, बट फिर भी परपेंडिकुलर ही निकालते हैं ना। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स वेरी। फिजिक्स फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैथ्स के अंदर उसमें से पर्टिकुलर चीजें होती है ना। मैथ्स फिजिक्स के अंदर तो क्या होता है कि आप सही कह रहे हो कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी परपेंडिकुलर ही नहीं होगी, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। लेकिन उसमें से पर्टिकुलर केस मैथ्स में क्या लिया हुआ है कि परपेंडिकुलर माननी है आपको। तो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, एक क्वेश्चन है फिजिक्स का देखा जाए तो ये जो मैथ्स में आया है, तो उस मैथ्स में तो हमको परपेंडिकुलर ही माननी पड़ेगी। ठीक है, समझ आएगा अभी, क्लियर है। अभी अपन डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन भी तो परपेंडिकुलर ही मानते हैं, नहीं मानते हैं क्या, बोलो। मानते हैं ना, बस बात खत्म हो गई। तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस ही तो देख रहे हैं, ये दूरी बराबर, तो ये परपेंडिकुलर दूरी और ये परपेंडिकुलर दूरी बराबर, सिंपल सी बात, डन। ओके, तो अगला क्वेश्चन भी शायद उसी फॉर्मेट का है, ये देख के ही आपने पहले उसको डाउट को क्लियर किया क्या। A ray of light passing through this reflects on the x-axis at a point A and the reflected ray passes through point 5, 3. Find the coordinates of A। क्वेश्चन समझ में आया। एक लाइट की रे है जो कि क्या करती है, एक पॉइंट से पास थ्रू होती है 1,2,
एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट ए पर भिड़ती है और भिड़ के फिर वो 5,3 से निकल जाती है। यानी कि दो तरीके की रे होती है, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे तो इससे पॉइंट से गुजरती है और रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से गुजरती है। तो आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब जहां पे वो भिड़ रही है, वो एक्स एक्सिस पे भिड़ रही है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने। समझ आया? ओके, चलो तो देखो कैसे करेंगे। अब इसके लिए 2D प्लेन बनाना ही पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस का मामला है। बोलो। तो लेट्स से ये 2D प्लेन। अब जो दो पॉइंट्स उन्होंने दिया अंदाजे से बताओ कहाँ कहाँ होंगे। पहला है 1,2, 1,2 लगभग यहाँ पे, और दूसरा है 5,3। तो 1, 2, 3, 4, 5,3 लगभग यहाँ पे, राइट? ठीक है। और यहां से तो रे आ रही है और यहाँ जा रही है ना। तो लेट्स से ये तो है आने वाली रे और ये है जाने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे, और एक्स एक्सिस पे वो भिड़ रही है ए पॉइंट। डन। बताओ। ये आ रही है ऐसे और ये यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है। ये पॉइंट क्या, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे हमने? मान लो जो आ रही है वो पी मान लो 1,2, और जब जा रही है तो जिस पॉइंट से पास थ्रू हो रही है उसको क्यू मान लो 5,3, और जहां भिड़ रही है वो तो उसने ही दे दिया ए। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, लेकिन x,0 टाइप के होंगे, ये तो मैं जानता हूँ। अब आपको क्या प्रूव करना है? आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है, क्योंकि ए जो है एक्स एक्सिस पे लाया करता है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो हर हाल में 0 होगा ही होगा, उसको प्रूव करने की तो जरूरत है नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, ये हमारा सवाल हो गया। कैसे निकालें? अब आपको यहाँ पे फिजिक्स का एक लॉ अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने क्लास 9 में भी अप्लाई किया था, आपको याद हो? क्लास 9 में से क्वेश्चन नहीं था, रिफ्लेक्टेड रे लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में, मैथ्स में तो था। उसमें अपन ने क्या निकाला था? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइक दिस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल है, और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल और इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल वही tan थीटा, और उनको बराबर करना है। समझ आया? बोलो। अब सबसे पहले तो बताओ मुझे, ब्लू लाइन और ये जो ब्राउन लाइन है इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो ब्लू लाइन और ब्राउन लाइन दोनों का स्लोप चाहिए। ब्लू लाइन का स्लोप तो आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, ब्राउन लाइन का स्लोप कैसे आएगा? एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट ए है ना, 2 पॉइंट से गुजर रही है ब्लू। एक्स की तो वैल्यू चाहिए, उसी को तो इक्वेट करेंगे तभी तो एक्स आएगा। एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है? आ तो जाएगा एटलीस्ट। ब्राउन का कैसे आएगा ये बताओ? नहीं पता? पता करने की जरूरत ही नहीं है, ब्राउन का तो इन्फिनिटी है। किसी भी वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी नहीं होता क्या? और किसी भी ओरिजेंटल लाइन का स्लोप 0 नहीं होता क्या? बेटा इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे भिड़ंत कराओगे तो जो रिफ्लेक्शन वाली लाइन बनेगी वो वर्टिकल बनेगी, और मान लो ये भिड़ंत वाई एक्सिस पे कराते तो हॉरिजॉन्टल बनती, उसका स्लोप 0 रख देते। डन। समझ आया? ओके, चलो जी। तो इस लाइन को लेट्स से मैं नाम दे देता हूं, मान लो ये तो है L1, ये तो है L1, ये है रिफ्लेक्टेड वाली L2, और ये जो रिफ्लेक्शन के बीच की जो वो एक तरीके से जहां से वो रिफ्लेक्ट होती है एक इमेजिनरी लाइन है, उसको हम ले लेते हैं L3। डन। चलो जी, तो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला सिंपल सा है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? यही फॉर्मूला है। अभी थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। आपको वैसे जब आप करोगे तो आपको तसल्ली से पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, देन इक्वेट करना है। अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता? आपको ये करना पड़ता tan थीटा इक्वल टू इसका और इसका स्लोप। तो लेट से ये लाइन L1 है तो M1, और वो लाइन L3 है तो M3, 1 + M1 M3, राइट? है ना? इक्वल टू, इधर भी tan थीटा ही रहेगा, तो मैं डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ,
बोलो क्या होगा। अब वो लाइन L2 है तो M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3। ये टेन थीटा हटा दूं। टेन थीटा तो एक्चुअली अभी आपको निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तब आपको इसको इक्वेट करना है, इक्वेशन 1 बनानी है। फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है तो अगेन टेन थीटा लिख के इसको इक्वेट करना है, इक्वेशन 2 बनानी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टेन थीटा कॉमन हो गया, LHS LHS, तो RHS कॉमन हो गया। तो अभी तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया ना। एक्चुअली देखा जाए तो ये एंगल नहीं है, ये तो एंगल के बीच का रिलेशन है ना। बट अल्टीमेटली आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रखना है। दैट मीन्स आपको यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू वहां से भी टेन थीटा रखना है, और फिर आपको टेन थीटा की इस वाले केस से वैल्यू और उस वाले केस से वैल्यू को बराबर करना है। ये करना है आपको, समझ गए ना। ओके चलो, कुल मिला के इसको इक्वेट करके आंसर लाना। अब वही, अगर दो चीजें मॉडुलस में इक्वेट हो रही है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको LHS को तो प्लस में रख के उसको प्लस माइनस में खोल देते हैं जैसे पहले कर रहे थे। सो इसको तो अगर मैं प्लस में रखूं तो बताओ क्या होगा। M1 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M3, और एक बार उसको भी प्लस में रखो तो M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3। अब और लगा दूं बीच में, इसको अगेन प्लस में, बोलो M1 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M3 इक्वल टू, अब उसको माइनस में करो तो उल्टा कर दूं, M3 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3। अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले वैल्यूज पुटअप करो, वैल्यूज पुटअप कर दो। तो M1 M3 सब निकालना पड़ेगा, निकाला कहाँ है अभी हमने, बोलो इस वाले केस ब्लॉक में निकाल दो। तो M1 तो लाइन L1 का स्लोप है, कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो जीरो, या ऐसा कर लो 2 माइनस 0 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। ये तो आ गया M2 M, ये आ गया M1 सॉरी, ये तो आ गया M1। ये सारी सामग्री आपको पहले ही तैयार करनी है, ये स्टार्ट करने से पहले है ना। हेयर द हेयर जो इंसिडेंट रे है passes through the point P and A whose coordinates are this and this, so the slope of line L1 this. Then the reflected ray, that is line L2, passes through A and Q, so its slope will be like M2 equal to जो भी, ये पहले सामग्री तैयार कर लेनी है M2। तो M2 बोलना जरा, 3 माइनस 0 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स। और M3 is perpendicular to x axis, or we can say it is parallel to y axis, so its slope is like infinity और 1/0। जो भी वैल्यू काम आएगी हम उसको यूज लेंगे, 1/0 भी कह सकते हैं। ये वैल्यू काम आएगी तो इसको यूज में लेंगे, ये वैल्यू काम आएगी तो इसको यूज में लेंगे। ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे कि इन्फिनिटी तो कैसे ही रखेंगे, रख सकते हैं क्या इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे कि आप 1/0 रखेंगे, इन्फिनिटी नहीं रखेंगे। चलो एक बार वैल्यूज रखें हम दोनों जगह। तो टेल मी M1 कितना है, 2/1 माइनस एक्स, माइनस M3 कितना है 1/0 या इन्फिनिटी, या फिर क्या करूं, इन्फिनिटी रखूंगा एक बार। चलो एक बार के लिए इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करेंगे सोचो जरा। चलो एक बार के लिए इन्फिनिटी रखो, फिर देखते हैं ना। डिवाइडेड बाय, नीचे आओ, 1 प्लस M1 M3, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इक्वल टू M2, बोलो M2 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स, आगे बोलो माइनस M3, बोलो वही 1/, नहीं 1/0 नहीं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय, नीचे आओ 1 प्लस, तो M2 क्या है, M2 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स इंटू इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब लाइक दिस। ये तो हो गई पहली केस। दूसरी केस में भी वैल्यूज तो पुटअप करो। M1 क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, माइनस M3 क्या हो गया, इन्फिनिटी, एंड LHS तो सेम है ही सही, 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू इन्फिनिटी। RHS में M3 माइनस M2 जाएगा ना, इन्फिनिटी माइनस ही हो जाएगा ना, इन्फिनिटी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 3 डिवाइडेड बाय
5 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, राइट लाइक दिस। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इन्फिनिटी को सॉल्व तो नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन इन्फिनिटी को कॉमन लेके इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट तो सकता हूं। अब ये काम हम पता है कब करेंगे, चैप्टर नंबर 13 में तो ये काम स्टार्ट हो जाएगा और टिल क्लास 12 चलेगा। जिस चीज से को हम सॉल्व नहीं कर सकते उस चीज को काट दिया जाए। जैसे 2 से 2 कर सकता है, 3 से 3 कर सकता है, 5 से 5 कर सकता है, 7 से 7 कर सकता है, वैसे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी कर सकता है। इसको बोलते हैं कैलकुलस। इसको क्या बोलते हैं? कैलकुलस। ये चल के हमारा अभी 13 चैप्टर में स्टार्ट हो जाएगा। कैलकुलस एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, नई ब्रांच है। वो इस साल इंट्रोड्यूस होगी, अगले साल पूरी एक 1.5 किताब है उसके ऊपर, दो में से, 1.5 भी नहीं तो चलो आधी तो मान लो, दो में से एक किताब तो मान लो उसी की चलेगी, पूरी 2 बुक्स आएंगे नेक्स्ट ईयर मैथ्स की, है ना। तो पूरा कैलकुलस उसमें अपने को सीखना है। हो सकता है कि फिजिक्स में तो आपके स्टार्ट भी हो गया हो कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना। तो उसकी उस लॉजिक से हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को काटने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स हमको इन्फिनिटी को कॉमन लेना है दोनों में से, राइट। तो बताओ कैसे कॉमन लूं। अगर मैं सपोज करो, इधर देखो, अगर मैं 3 में से 3 कॉमन लेता हूं, मान लो यहाँ पे है 3 प्लस एक्स, चलो एक्स कॉमन लो इसमें से, या चलो सपोज करो एक्स प्लस 3 है और इसमें से एक्स कॉमन लो, तो एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 + 3/x ऐसे बचेगा। यानी जो चीज कॉमन लेते हैं वो डिवाइड हो जाती है एक्चुअली, राइट। तो अगर मैं इन्फिनिटी कॉमन लूंगा तो इन्फिनिटी डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से तो इन्फिनिटी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? अब इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, सपोज करो मैंने यहाँ से इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2/1 - x टाइम्स इन्फिनिटी, माइनस यहाँ से 1 बचा। डन, डन। अब इन्फिनिटी नीचे क्यों आया, नीचे भी नहीं आना चाहिए, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय, नीचे आओ, इसमें से भी अगर मैंने इन्फिनिटी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1/इन्फिनिटी प्लस, इसमें से तो इन्फिनिटी कॉमन ही ले लिया तो क्या बचा, ओनली 2/1 - x प्लस 2/1 - x। डन, ये हो गया हमारा LHS। अब ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यहाँ तो कट गया, कट गया, लेकिन अब ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा, ये वाला पार्ट ऐसे सॉल्व होगा, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो 2 डिवाइडेड, इस पार्ट को 0 कह सकता हूं मैं, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, केवल -1 बचा। समझ गए? इस तरीके से काम करना है, समझ गए ना, पकड़ लिया बात को। चलो सिमिलरली इधर आओ। तो ये बड़ी ही डेप्थ में चीज है एक्चुअली, ये कैलकुलस का पार्ट है देखा जाए तो, बट अब क्योंकि मिसलेनियस में हमेशा एक चीज एडवांस रहती है, तो ये मिसलेनियस सॉल्व कर रहे हैं ना। इन्फिनिटी इस तरह से कॉमन लो, बताओ क्या आएगा, 3/5 - x टाइम्स इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो इन्फिनिटी, -1। डन। और इधर भी बताओ, इन्फिनिटी को कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, 1/इन्फिनिटी प्लस 3/5 - x। लगे हाथ उधर भी ले लो, फिर एक साथ करेंगे सारा काम। इन्फिनिटी कॉमन ले लो यहाँ पे, तो बोलो क्या बचा, वही 2/1 - x टाइम्स इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बोलो, -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी ले लो तो इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी प्लस 2/1 - x इक्वल टू, RHS में भी ले लो इन्फिनिटी कॉमन, तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी कॉमन 1, -3/5 - x टाइम्स इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कॉमन 1/इन्फिनिटी प्लस 3/5 - x। 4 जगह पे इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, समझ गए, और 4 जगह में से ये ऐसे कट गया। ठीक है, अब जहां जहां इन्फिनिटी नीचे है, जहां जहां इन्फिनिटी नीचे है वो पूरी टर्म 0 है, क्योंकि इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होने का मतलब है उसका वैल्यू 0, क्योंकि इन्फिनिटी एंड 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इन्फिनिटी 0 में, इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में बैठी है तो उस चीज की वैल्यू ही 0 है, वो किसी से भी मल्टीप्लाई हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये 0 अगली स्टेप में कर देंगे, ये 0
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये नहीं, ये नहीं, ये जीरो। ये सारी क्वांटिटी जीरो कर सकता हूं मैं, करूं नेक्स्ट स्टेप में, तो जो चीज बचेगी वो केवल एक्स वाली बच जाएगी फिर, है ना, फिर सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ, तो बताते जाओ। इधर से तो ये जीरो बना, 0 - 1 डिवाइडेड बाय, इधर से क्या बना, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 1 - x है, श्योर, 1 - x इक्वल टू RHS बता दो जरा। 3, ये तो इन्फिनिट जीरो हो गया ना, 0 - 1, 0 - 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, 0 + 3 डिवाइडेड बाय 5 - x, 0 + 3 डिवाइडेड बाय 5 - x। और लगाओ, ये तो अभी एक केस चल रहा है, दूसरे केस में क्या क्या हुआ, सेकेंड केस में आइए। सो ये हो जाएगा 0 - 1 डिवाइडेड बाय, ये LHS तो सेम ही था वैसे भी, है ना, दोनों इक्वेशंस का, 1 - और RHS जो था उल्टा था, 1 - 0 हो जाएगा, राइट, 1 - 0 और डिनोमिनेटर सेम, यानी कि 0 + 3 डिवाइडेड बाय 5 - x। अब ये इक्वेशंस को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। चलो, -1 डिवाइडेड बाय, -1 से 1 - x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा, 2। इधर आओ, -1 से ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 - x डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा, 3। इधर आओ, -1 से वही सेम 1 - x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, 2। और इधर 1 से 5 - x मल्टीप्लाई होकर नीचे क्या बचेगा, 3। सॉल्व करो, -1 × 1 x - 1 हो जाएगा, यस, x - 1 मल्टीप्लाई करा दो लगे हाथ, बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × x - 5 है वो, है ना, 2 × x - 5, या ऐसे मान लो, चलो, -1 से -1 कट गया, हटाओ, है ना। अब 2 × 5 - x करो, 10 - 2x, और इधर 3 - 3x, इधर भी आओ, इधर कटा नहीं, तो इधर फिर 2 × 5 - x तो वही 10 - 2x, और इधर नेगेटिव करो, x - 1 × 3 करो, तो 3x - 3, तो -3x इधर आएगा, 3x - 3 2x x बच जाएगा, और 10 उधर जाएगा तो 3 - 10 -7, तो यहाँ से तो x की वैल्यू -7, जो कि नॉट पॉसिबल, देखते हैं भी कैसे। इधर आओ, इधर -2x उधर जाएगा तो 5x, और -3 इधर आएगा तो 13, सही है, तो x की वैल्यू 13/5। अब ये वैल्यू तो हो जाएगी रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ फिजिक्स के हिसाब से ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकती। देखो आप ध्यान से, अभी अपन चलते हैं फिगर पे, और ये वाली हो जाएगी एक्सेप्ट, क्योंकि अगर आने वाली रे इस पॉइंट से जा रही है और जाने वाली इस पॉइंट से जा रही है, तो जो इंटरसेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है वो उन दोनों पॉइंट के बीच का होना चाहिए, बताओ, सही कह रहा हूं। इधर आओ भाई, आने वाली रे इससे जा रही है और जाने वाली इससे जा रही है, तो इन दोनों के बीच में यहीं पे तो आएगा, तो ये पॉइंट नेगेटिव हो सकता है क्या, ये पॉइंट क्या रहेगा जो उन्होंने कहा है, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव दोनों में से कौन सा आंसर आ रहा है, 13। तो हम एक लाइन लिख देंगे, हेयर द एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब ऐसे लिखूंगा मैं, हेयर पॉइंट ए जो कि x,0 है, कैन नॉट लाई इन द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, है ना, एज पर द लॉ ऑफ फिजिक्स, so it must lie on the positive side of x axis, so the negative value of x is rejected, negative value of x is rejected, and the value of x is 13/5, hence the required coordinates, hence the coordinates of point A are 13/5, 0। देखो मैच करो आंसर, बुक नहीं है, बुक नहीं है, पॉइंट A R, तो घर जाके मैच करना, अगर कोई मिसमैच हो तो कल बात करेंगे। 13/5, 0 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डन। अच्छा, ये इन्फिनिटी वाला काम आप इधर भी कर सकते थे, किधर भाई, देखो अपन ने इसको क्या एक्सप्लोर करके दो इक्वेशंस बना दी, तो बार बार इन्फिनिटी रखना पड़ा। हम एक काम और कर सकते थे कि पहले इन्फिनिटी रख के फिर एक्सप्लोर करते हैं, समझ गए। तो इन्फिनिटी कहाँ रखता फिर मैं, केवल और केवल M3 की जगह रखता, यहाँ इस जगह रखता, इस जगह रखता, इस जगह रखता, और इस जगह रखता, और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पहले ही काट के फिर जो फॉर्म बनती उसके बाद फिर मैं दो इक्वेशंस बनाता है, तो उसमें ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी बार बार नहीं लिखना पड़ता, तो वो काम भी आप कर सकते हो, और करना वही
पहले इन्फिनिटी रख के मॉडुलस के अंदर ही इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट के सोल्व कर देना, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक्सप्लोर करना। तो ये बार बार इन्फिनिटी रखना थोड़ा कंजस्टेड भी लग रहा है, प्लस है ना देखने में भी अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है इसमें। ठीक है, डन। चलो जाओ, 6 में से 3 तो हमने कर लिए, 3 कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन स्किप कर दिया गलती से। अभी अपन ने 20 किया था, सो 20 के बाद हम डायरेक्ट 22 पे आ गए। ये पता नहीं कैसे स्किप हो गया। सो ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। सो ये 21 बचा हुआ है, देन 23 एंड 24, ये 3 क्वेश्चन हम कल करेंगे। देन टुमारो योर एक्सरसाइज विल बी ओवर एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव अ टेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।